हेलो गाइस, दिस इज शिखर खरे एंड वेलकम टू इट्स टाइम टू क्रैक। सो गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। बेसिकली मैं एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज ये जो हमारी सीरीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या जो भी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड अदर सिविल सर्वेंट, जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है लाइक पीसीएस वगैरह, उसके लिए भी काम आएगी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगी। सो गाइज, अभी तक मैंने अपने 6 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट को पढ़ाया हुआ है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो गाइज, अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो यार जल्द से जल्द देखो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को बताया हुआ है, डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है, और वो उतना ही मैंने बताया है जितना आपके एग्जाम में उसकी जरूरत है। ओके, सो गाइज, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है यार एकदम कहानी की तरह चल रहा है, तो कहानी को यार बीच में ब्रेक नहीं करो। ठीक है, आप पूरा जा करके एकदम बढ़िया से पूरा प्रीवियस लेक्चर भी देखो, और आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 7। सो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो यार गाइज, अभी पुराने जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1862 पढ़ा, 1892 पढ़ा, और अब हम लोग 1909 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्ट की क्या खासियत रही, इस एक्ट में क्या किया गया, तो ये मैं आपको बता दूंगा। और जो भी पुरानी चीजें हैं गाइज, उसको आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो ओके गाइज, तो गाइज ये जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, इसका एक और नाम था जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब ये मॉर्ले मिंटो क्या एक आदमी थे? नहीं, ये दोनों अलग अलग थे। लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो, ये दोनों अलग अलग थे। तो इस टाइम पे, ये टाइम पे जो लॉर्ड मॉर्ले थे, ये स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे, ये हमारे वॉइसरॉय हुआ करते थे। ठीक है, हमारे इंडिया के वॉइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मॉर्ले क्या हुआ करते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, अब गाइस क्या होता है, इस एक्ट की क्या खासियत है? ये एक्ट बेसिकली ये आया था कि जैसे मैंने आप लोग बताया कि 1892 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन किस तरह किया गया था। ठीक है, अब यहां पे ये हुआ था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, बात याद रखिएगा, ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल मेंबर्स की जो ऑफिशियल जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको 16 से 60, मतलब जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 16 से 60 कर दिए गए थे। ठीक है, तो जो वहां पे बेसिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो है मेंबर्स को बढ़ा करके 16 से 60 कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बड़ा हो गया था। हाँ, और दूसरी चीज ये थी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल हुआ करती थी, जो पीएलसी थी, तो ये तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का आंकड़ा हो गया कि हाँ भाई 16 से 60 कर दिया गया। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या होगा? तो पीएलसी के लिए बेसिकली गाइज वहां पे जो भी मेंबर काउंसिल थी या जो भी मेंबर्स थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। उसके लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं पास हुआ था कि वो 16 से 60 हो गए, या जिस तरह से उनके मेंबर्स बढ़ा दिए गए, तो वो ऐसा कोई सच कोई वहां पे उस टाइम पे यूनिफॉर्मेशन नहीं रहा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। ये जो सीएलसी था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड पीएलसी, तो ये दोनों में गाइज यहाँ पे फर्क ये आ गया था कि जब इनके मेंबर्स बढ़ गए थे, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या हुआ था गाइस कि सीएलसी में, अब देखो, जब मेंबर्स बढ़ा दी गए तो मेजॉरिटी किसकी हो गई? ऑफिशियल मेंबर्स की, लेकिन पीएलसी में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा कुछ था नहीं। तो गाइस हुआ ये था कि यहां पे मेजॉरिटी डिसाइड नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये आपको मैं बताता हूं कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी ज्यादा हो गई थी। मतलब उसमें जो ये जो एक्ट था बेसिकली ये कह रहा था कि ठीक है, नॉन ऑफिशियल में हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी पीएलसी में कर दी गई थी, लेकिन सीएलसी में अलाउड नहीं था। उसमें जो मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की चल रही थी वही था। ठीक है, अगर आप देखें तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि इंडियन पीपल का जो वहां पे प्रेजेंस थी पीएलसी में, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी। कहां पहले 3 किया था, फिर धीरे धीरे और इंक्रीज किए, फिर और इंक्रीज किए, तो फाइनली उन्होंने मेजॉरिटी कर दी थी। ठीक है, अभी देखिए एक चीज और मैं आपको यहां पे समझाता हूं। दूसरा एक फंक्शन है जो कि मैंने लिखा नहीं है इसमें,
लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन था उसको भी बढ़ा दिया गया था, यानी कि क्वेश्चन जो हुआ करते थे, ठीक है, या लाइक क्वेश्चन ऑन बजट या क्वेश्चन किसी भी चीज पे क्वेश्चनिंग जो है बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो एक क्योंकि मैंने बताया ना कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नाम से ये, क्योंकि मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पढ़ाया था कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से सब चल रहा था, तो इसलिए आंसरेबिलिटी एंड क्वेश्चनेबिलिटी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था गाइज, कि जो भी वॉइस रॉय थे एंड जो भी गवर्नर हुआ करते थे, इनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार करी गई थी। फिर से मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला कि इस एक्ट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द वॉइस रॉय एंड गवर्नर। तो अब हुआ क्या था कि वॉइस रॉय गवर्नर के लिए उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, और हमारे इंडिया से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी उस टाइम पे हमारे फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जिन्होंने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये क्या बात आती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था। अब ये बात समझना कि इस एक्ट की वजह से यहां पे एक नया सिस्टम जिसको बोलते थे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, एक नया सिस्टम जारी किया गया जिसका नाम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था किसके लिए, वो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। तो इसमें खासियत ये थी कि मुस्लिम मेंबर को सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम मेंबर ही चूज करेगा, यानी कि मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम मेंबर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट था बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लीगलाइज कर दिया था, और उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो जो है उनको क्या बोला गया था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये बात समझ में आ गई गाइस। तो लॉर्ड मिंटो को हम लोगों ने फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली था क्या, कि मुस्लिम को जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही चूज कर पाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली कम्युनल सिस्टम का। ओके, तो ये गाइज आई होप आपको ये जो लेक्चर सीरीज है ये अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ, दूसरी एक चीज और यहाँ पे थी गाइज कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रख दिया था लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स के लिए। तो हालांकि वो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट उसने नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम लोग इस पॉइंट को इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये काउंसिल्स ऑफ जो काउंसिल एक्ट है बेसिकली, ये इसके इतने सारे ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिसके थ्रू एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, अभी देखिए जनरली होता क्या है कि ये हम लोगों को बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में बेसिकली कोर कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें आती। कोर कॉन्स्टिट्यूशन मींस जो लाइक इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं लाइक आर्टिकल वगैरह, तो उससे बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मुझे अभी भी याद है एक क्वेश्चन 2019 या 2018 के मेंस के पेपर में आया था, लाइक एक जो आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज ऑन इंडिया, हाँ, इंडिया दैट इज भारत, है ना। तो उस पे ये बात आई थी कि एक्सप्लेन करिए दिस आर्टिकल को, इंडिया दैट इज यूनियन, हाँ, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत, जो भी था आर्टिकल नंबर 1 है जो हमारा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, तो इंडिया दैट इज भारत, हाँ, तो ये लाइन को एक्सप्लेन करना था। तो गाइस अगर देखें तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर है तो ये मान के चलिए कि आपको आगे की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए पहले वहां पे अगर देखिए यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट आ गया। अब जैसे हम लोग ने 1862 में पढ़ा था, सॉरी 1892 में पढ़ा था, तो वहां पे कोई इलेक्शन नाम की चीज नहीं थी, लेकिन एक नया तरीका, मतलब जो है सेपरेट प्रोविजन था, है ना, इनडायरेक्ट प्रोविजन था इलेक्शन का, तो वो आया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग वोटर्स की बात करने ही लग गए, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज शुरुआत हो ही जाती है। तो गाइज आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो गाइज आप हमारे चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब जो हम लोग पढ़ेंगे गाइज, वो हम लोग
पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, तो आई होप सो गाइज आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आ गया होगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।